हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एचपी स्टडीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पार्ट 2। पार्ट 1 में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कब ये कमेटी बनी थी, किसके दौरान बनी थी, कौन इसका चेयरपर्सन था, और कुछ एक और चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। पुराना एकेडमिक स्ट्रक्चर कैसा था, न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर किस तरह का है, कितने ईयर्स में ये डिवाइड किया गया है, स्टेजेस कितने हैं, कौन से स्टेज में कौन सी चीज़ बच्चा सीखेगा, और कुछ और ऐसे कंसेप्ट्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड इसमें बच्चों के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं या किस तरह के और क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ एक और क्वेश्चंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बता दूं हमारा एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड हैं आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप इसे परचेज कर सकते हैं। कुछ और हमारे ऑनलाइन पेड बैचेस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसे निम्बस करियर ऐप पे जाके इसे अवेल कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें हमने डिस्कस किए थे। ये हमारा पार्ट बी। पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। बेसिकली एनईपी बात करता है कि एजुकेशन बच्चों को हमने किस तरह के देनी है, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जिससे उनकी हो, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन वो ले, ठीक है। कंसेप्ट को समझे कि जो रोट लर्निंग है उस पर हमने नहीं रहना है। हम एनसीएफ 2005 पढ़ते हैं, एनसीएफ इसी चीज़ की बात करता है कि जो लर्निंग होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। बच्चा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, रियल वर्ल्ड के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज्यादा उन्होंने बात की थी। तो एनईपी भी इसी चीज की बात करते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करता है कि हमें सिर्फ बच्चों को एक सब्जेक्ट तक ही नहीं रहना है, कि सब्जेक्ट के अलावा और भी चीजें होनी चाहिए। बच्चे आर्ट में पार्टिसिपेट करें, डांस में पार्टिसिपेट करें, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हमें उन्हें लगाने हैं जो क्लास से थोड़े अलग, ठीक है। यूनिक कैपेबिलिटीज, बच्चे में यूनिक कैपेबिलिटीज हमें लेके उनकी जो एबिलिटीज हैं उनको हमने निखारना है। यूनिक कैपेबिलिटीज की वो बात करते हैं कि जिस जिस चीज में बच्चे का इंटरेस्ट है, हमें उन चीजों से बच्चों को क्या करना है, जोड़ना है। अगर बच्चा स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव है तो उसको उस तरह के प्लेटफॉर्म्स हमने देने हैं, डांस में एक्टिव है तो उसे उस तरह के सब्जेक्ट्स जो है वो हमने उनको देने हैं। ईसीसीई की बात है, हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात की है, जिसमें यूनिवर्सल असेस की बात करते हैं कि फॉर चिल्ड्रन जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं वो असेस कर सके, फ्री एजुकेशन, सेफ एजुकेशन, हाई क्वालिटी की एजुकेशन वो रिसीव करें। यानी जो प्री स्कूल में या बाल वाटिका, आंगनवाड़ी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, आंगनवाड़ी में वो बच्चे रहेंगे जो 3 से 6 साल तक के रहेंगे। हमारी जो फर्स्ट स्टेज है, हमारी फाउंडेशनल स्टेज, उसमें रहेंगे। फाउंडेशनल स्टेज में, हमारी जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है, जो किस में रहेंगे, जिसको बाल वाटिका कहा गया है, आंगनवाड़ी कहा गया है या प्री स्कूल कहा गया। अब सेकेंड वाली जो टाइप है इसकी, वो है जिसमें बच्चे फर्स्ट से सेकेंड क्लास तक के रहेंगे, ठीक है। तो इनकी इसमें जो है फाउंडेशनल स्टेज में 2 टाइप इसमें डिवाइड की गई है। ईसीसी की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहली वाली वीडियो में। एफएलएन की बात की है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी निपुण करके एक स्कीम है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। निपुण, निपुण में बात की गई है कि हमने ग्रेड 3 जो क्लास 3 तक के बच्चे जो हैं वो फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी को अचीव कर ले, यानी रीडिंग, राइटिंग और उनका बेसिक कैलकुलेशन जो है वो उसको अचीव कर ले। तो एफएलएन अचीवमेंट की बात की है। एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एस ग्रुप एक्टिविटीज करवानी है ताकि उनकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अच्छे से हो सके। तो ये बेसिक चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद में बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बच्चे की, कि हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है। 21st सेंचुरी स्किल,
21st सेंचुरी स्किल्स की बात की है कि बच्चे के हर एक एरिया में उसके डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट, अफेक्टिव, साइकोमोटर, हर तरह की डेवलपमेंट जो है वो हमने बच्चे की करनी है। बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर बने, क्रिटिकल थिंकिंग उनमें डेवलपमेंट और लॉजिकल थिंकिंग उनमें होनी चाहिए ताकि वो चीजों को क्रिटिकली और होलिस्टिकली सॉल्व कर सके। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की है। एक्सपीरियंस लर्निंग यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंस करके चीजों को सीखे। हम जॉन डीवी के बारे में पढ़ते हैं और इवन एनसीएफ 2005 भी एक्सपीरियंस लर्निंग की बात करते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, कि बच्चे खुद से प्रैक्टिकल करके सीखें। तो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग हमने करवानी है। वोकेशनल स्टडी पे फोकस किया गया है कि बच्चों को सिर्फ एकेडमिक तक ही नहीं रखना है, वोकेशनल एजुकेशन भी उनको देनी है। तो वोकेशनल पे भी ज्यादा जोर दिया गया। रिडक्शन इन करिकुलम की रिडक्शन इन करिकुलम की हमें करिकुलम को रिडक्ट करना है, बच्चों के बेसिस पे करिकुलम को बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम की अगर हम बात करते हैं तो उस क्लासरूम में हर तरह के बच्चे रहेंगे, चाहे वो डिसेबल हो, डिसेबिलिटी वाले हो, इम्पेयर्ड हो, हैंडीकैप्ड हो, गिफ्टेड हो। तो हमें इस तरह का करिकुलम सेट करना है कि हम उसे चेंज कर सके, एक स्टैंडर्ड पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो रिडक्शन इन करिकुलम की कम से कम और अच्छा करिकुलम जो है हमने क्या करना है, क्लासरूम के लिए बनाना है। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड की बात की गई है कि हमें सिर्फ उसके एकेडमिक तक ही नहीं हाँकना है कि आप सिर्फ, ठीक है, अगर वो क्लासरूम में अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है तभी वो एक अच्छा स्टूडेंट कहलाएगा। 360 डिग्री मतलब हमने हर एरिया में उसको चेक करना है, किस तरह से वो करिकुलम में पार्टिसिपेट करता है, को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, वोकेशनल में वो किस तरह का, एकेडमिक में किस तरह का है। तो ये सब चीजों को हमने शामिल करना है 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट में, कि हर तरह से हमने बच्चे को जांचना है। केवल पेन पेंसिल टेस्ट करके ही हमने बच्चों के डिविजन डिसाइड नहीं करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसमें बात की गई है हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स मटेरियल विल बी डेवलप्ड बाय द एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। यानी हमने जो करिकुलम सेट करना है या जिस तरह का मटेरियल हमने बनाना है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है वो बेस्ट टेक्स्ट बुक मटेरियल जो है वो तैयार करेंगे। एससीईआरटी मींस जो हमारी स्टेट लेवल की हमारी, आप कह सकते हैं जिस तरह के एनसीईआरटी सेंटर में वर्क करती है वैसे एससीईआरटी जो है वो स्टेट में वर्क करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस। हमने एक रिजिड सेपरेशन नहीं रखनी है कि अगर आर्ट्स का बच्चा है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट ही पढ़ेगा और साइंस का है तो साइंस के ही सब्जेक्ट्स पढ़ेगा। अगर बच्चा चाहता है कि वो हिस्ट्री के साथ कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना चाहता है तो वो इजीली ले सकता है। हमें कोई रिजिड सेपरेशन नहीं करनी है बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कि आप करिकुलर में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर में करेंगे तो इस तरह की आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। तो कोई रिजिड सेपरेशन हमने नहीं रखनी है। जिस हिसाब से वोकेशनल और एकेडमिक जिस चीज में एक बच्चे का इंटरेस्ट रहेगा उस चीज में हमें उससे जाने के लिए क्या करना है, सपोर्ट करना है। सो इस तरह की बात एनईपी जो है वो करता है और ज्यादा से ज्यादा होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से इसको डिटेल में समझेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसिस ऑन, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस चीज पर बल देती है? फ्लेक्सिबल बेस्ड लर्निंग, मल्टी लेवल एक्टिविटीज, यानी हमने लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम तैयार करना है। फ्लेक्सिबल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए कि हमें बच्चों के बेसिस पे उसको बदल सके, स्टैंडर्ड फिक्स नहीं होना चाहिए। मल्टी लेवल एक्टिविटीज करवानी है हमने, जिस तरह से हम कहते हैं कि हमें वोकेशनल एजुकेशन देनी है या को करिकुलर एक्टिविटीज इस तरह से तैयार करनी है कि हर एक बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सके। मल्टी लेवल एक्टिविटीज करवानी है, ठीक है जी। ओनली द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हमने सिर्फ उन एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है जो केवल कॉग्निटिव बेस्ड हो, संज्ञानात्मक विकास जिनसे हो। तो ऐसा नहीं है। 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि बच्चे का हर एक चीज पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी कॉग्निटिव होनी चाहिए, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है। तो हर तरह की डेवलपमेंट उसकी होनी चाहिए, सिर्फ हमने कॉग्निटिव पे बेस्ड नहीं रहना है।
स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ नेशनल करिकुलम, हमने एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का मानकीकरण नहीं करना है, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड फिक्स नहीं होना चाहिए, बच्चों के हिसाब से चेंजेस करने हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी होना जो है बहुत जरूरी है। मेजरमेंट ऑफ मेमोराइजेशन एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चों के सिर्फ जो चीजें वो मेमोराइज कर सकते हैं उसको ही हमने मेजर करना है, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ए हमारा बिल्कुल हो जाएगा। फ्लेक्सिबल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, समय के साथ हम उनको चेंज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The main concern of NEP 2020 is of the development of, यानी NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य 2020 का विकास है। किस चीज का विकास करने की बात की जाती है? द प्रोविजन ऑफ गिवन 100% एम्प्लॉयमेंट, कि हमें 100% एम्प्लॉयमेंट देनी है, इस चीज की बात नहीं की है। ठीक है, द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, की दुनिया में सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने करना है। तो मेन कंसर्न NEP 2020 का क्या है डेवलपमेंट के लिए? द प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन, गिव फ्री एजुकेशन की बात की गई है, या NEP डेवलपमेंट की बात की गई है? द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच स्टूडेंट, की हमें हर बच्चे का जो रचनात्मक क्षमता है उसको उभारना है। ठीक है, क्रिएटिविटी हमने लेके आनी है, बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग, बड़े आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, सिर्फ उन चीजों पे बेस्ड ना रहे जो चीजें कम चीजों पे मतलब रहती हैं, या आप कह सकते हैं क्रिएटिव पोटेंशियल हमें उनका निकालना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस अ शिफ्ट टूवर्ड्स, यानी किस ओर शिफ्ट करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बदलाव, किस चीज का प्रस्ताव रखती है बदलाव के लिए? लर्निंग टू लर्न, रोट लर्निंग, देखिए रोट लर्निंग पे वो बात नहीं करती है, और हम NCERT 2005 चीजें पढ़ रहे हैं कि रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन हमें नहीं करवानी है कि रट कर चीजें सीखे। इंक्रीज इन कोर्स के कंटेंट को हमें रिड्यूस करना है, तो रिडक्शन की बात की है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने करिकुलम और कोर्स को रिडक्ट करना है। स्टैंडर्डाइजेशन बिल्कुल नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि समय के साथ हम इन्हें क्या कर सके, बदल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लर्निंग टू लर्न, कि बच्चा कैसे सीख सकता है, ये चीजें हमें उन्हें सिखानी है, तो ए हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन पिलर्स, हाउ मेनी पिलर्स डज NEP 2020 हैव? NEP के जो NEP 2020 है वो कुछ पिलर पे बेस्ड है। हाउ मेनी पिलर्स, कितने पिलर्स NEP 2020 में है? 5, 4, 3 और 8। ठीक है जी, तो 5 पिलर्स जो है वो है हमारे किसमें, NEP 2020 में। कौन कौन से पिलर्स हैं हम इनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। सो अगर बेसिकली बात करें, सो 5 पिलर्स की बात की है। ठीक है जी, सो 5 पिलर्स कौन कौन से हैं? क्वालिटी, कि हमने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, कि क्वालिटी पे बेस्ड हो, ये नहीं होना चाहिए कि बस ठीक है आप एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करवानी है, क्रिटिकल थिंकर हमने बनाना है, 21st सेंचुरी स्किल्स जो है हमने उनमें लेके आनी है। तो क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन की बात की। अफोर्डेबिलिटी, यानी हर एक बच्चा इस एजुकेशन को अफोर्ड कर सके। ठीक है जी, तो अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। 3 to 8 ईयर्स 18 तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है जी, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए, तो अफोर्डेबिलिटी, हर एक बच्चा अफोर्ड कर सके एजुकेशन को। इक्विटी की बात की गई है कि बच्चों की नीड्स के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से हमने बच्चों को शिक्षा देनी है। अगर कोई बच्चा क्लासरूम में डिसेबल है तो किस तरह से हम उसे शिक्षा दे सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स के साथ। तो इक्विटी यानी नीड्स के हिसाब से हमने एजुकेशन देनी है, हर एक बच्चा असेस कर सके एजुकेशन को। कास्ट, कलर, रेस, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए बच्चा, हर एक बच्चा शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो असेसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, असेस कर सके। अकाउंटेबिलिटी, यानी जो अकाउंटेबिलिटी एक जवाबदेही जिसको कहा जाता है कि हमें कौन कौन से चेंजेस करने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं उनमें कैसे सुधार करने हैं। तो टीचर्स को अकाउंटेबल होना चाहिए, पेरेंट्स को अकाउंटेबल होना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, स्कूल को अकाउंटेबल होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटीज बनाई हैं उनको अकाउंटेबल होना चाहिए, स्टेट लेवल पर अकाउंटेबल होना चाहिए। तो ये अकाउंटेबिलिटी जो है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझ। ओके, सो 5th क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द एजुकेशन शुड बी एम्फेसिस ऑन, किस चीज पर बल देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020? सो conceptual understanding, decontextualized content, rote learning, learning for exam.
सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो हमने डिस्कस किया थी। कंसेप्ट बेस्ड, कल्पनात्मक समझ जो है वो बच्चों में हमने डेवलप करनी है, वो सिर्फ रटे ना, ठीक है, रोट लर्निंग नहीं करवानी है, कंसेप्ट को समझे, ठीक है जी। तो कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग की बात जो है वो एनईपी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education. What is the name of ECCE pedagogical framework? यानी जो छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, ECCE किसके लिए तैयार किया है? जो फाउंडेशनल स्टेज के बच्चे रहेंगे, ठीक है जी, 3 से 6 साल तक के, ठीक है, उनके लिए हमें क्या करना है, ECC तैयार किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, उनको केयर देनी है एजुकेशन में। सो इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। सो वो फ्रेमवर्क का नाम है हमारा NCPF-ECCE। देखिए ECC तो हमने बेसिकली याद रखना ही है इतना सा, ठीक है। NCPF क्या हो जाता है वो अब मैं आपके साथ क्या करूंगी, डिस्कस करूंगी, ठीक है जी। ओके, सो NCPF-ECCE क्या हो जाएगा, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है जी। सो इस पे बेस्ड है हमारा, क्या बेस्ड है, ये फ्रेमवर्क बेस्ड है, जो किसके लिए तैयार किया गया है, ECC के लिए तैयार किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन, ठीक है। NEP 2020 के हिसाब से स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं? सो किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं, तो वो है हमारे 3 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो हमारे इसमें शामिल है। NEP का जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ओल्ड की, तो ओल्ड में हमारे थे शामिल 6 से 18 साल तक के जो बच्चे थे वो हमारे किस में शामिल थे, ओल्ड वाले में। अब न्यू वाले में हमारे 3 से 18 साल तक के शामिल है। सो 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है ये, 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है जी। 5 में हमारी फर्स्ट में हमारी आ गई फाउंडेशनल स्टेज, नेक्स्ट में हमारी आ गई प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड में हमारी आ गई मिडिल स्टेज एंड फोर्थ में हमारी आ गई सेकेंडरी स्टेज। इसमें हमारे आ जाएंगे 3 से 6 साल तक के, और फिर 6 से 8 साल तक के, इसमें आ जाएंगे 8 से 11 साल तक के, इसमें हमारे आ जाएंगे 11 से 14 साल तक के, और इसमें हमारे आ जाएंगे 14 से 18 साल तक के बच्चे, ठीक है जी। ओके, सो इसमें हमारे आएंगे वो बच्चे जो प्री स्कूल में रहेंगे, और इसमें रहेंगे जो फर्स्ट और सेकेंड क्लास में रहेंगे, इसमें रहेंगे जो हमारे 3rd से 5th तक रहेंगे, इसमें रहेंगे जो हमारे 6 to 8th रहेंगे, एंड इसमें हम 6 to 8th, ठीक है नहीं, इसमें हमारे रहेंगे 3 to 6 में हमारे रहेंगे प्रिपरेटरी में जो रहेंगे बालवाटिक और आंगनवाड़ी में। 6 से 8 साल तक के बच्चे फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में रहेंगे। 8 से 11 साल तक के जो बच्चे रहेंगे वो रहेंगे 3rd क्लास से 5th क्लास तक रहेंगे, एंड 11 से 14 साल तक के बच्चे 6 to 8th क्लास में रहेंगे, एंड हमारे इसमें रहेंगे 9th to 12th, ठीक है जी। सो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है NEP 2020 के हिसाब से। तो 3 से 18 साल तक के बच्चे इस एज ग्रुप में रहेंगे। As per the National Education Policy 2020, the basic level of school education include, basic level कौन सा include करता है, 3 years of preschool and class 1 and 2, 3 years of preschool and class 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। देखिए हमें पूछा गया है बेसिक लेवल, बेसिक लेवल मीन जो फाउंडेशनल है, ठीक है। फाउंडेशनल में कौन सा आ गए थे, हमारे 3 से 8 साल तक के जो बच्चे रहेंगे वो रहेंगे फाउंडेशनल में। तो अब फाउंडेशनल में हमारे दो उसमें डिवाइडेड किया गया था, पहले 3 से 6 साल तक के बच्चे जो रहेंगे प्री स्कूल में, ठीक है, 3 से 6 साल तक के, और उसके बाद रहेंगे 6 से 8 साल तक के बच्चे, यानी जो करेंगे क्लास 1st एंड
सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 5th क्लास तक पूछा गया है, इसमें 5 इयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल बताया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फाउंडेशनल में बताया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, 3 इयर्स ऑफ प्राइमरी ही नहीं है, उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड भी हमारा बेसिक लेवल में आ जाता है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स हैज बीन प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। किस तरह का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है हमें, किस चीज के लिए, आकलन के संदर्भ में, ठीक है। ओके, सो रिपोर्ट कार्ड स्पेसिफाइंग रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन ऑफ अदर, हमें दूसरों के साथ कंपैरिजन करना है, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट कार्ड ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन पेपर एंड पेपर पेंसिल बेस्ड हमने टेस्ट नहीं लेना है। ये बात करता है हमें हर चीज को जोड़ना है, सिर्फ हमने बेस्ड नहीं रहना है, मतलब सिर्फ समेटिव असेसमेंट नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी हमने करनी है। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड बनाना है, बिल्कुल समेटिव यूनि डायमेंशन, हमें एक ही डायमेंशन पे पेज नहीं बनाना है, यानी आप एक आयामी जो हो तो बिल्कुल नहीं। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड बनाना है जिसमें बच्चे की कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, करिकुलर, को करिकुलर, वोकेशनल, हर तरह से जोड़ के बच्चों को असेस करना है। The objective of Nipun Bharat mission is that the child must gain proficiency in reading and writing when the child. Okay, तो एक ऑब्जेक्टिव है निपुण भारत का कि बच्चे को पढ़ने लिखने में दक्षता हासिल हो। तो कब हासिल होनी चाहिए बच्चे को वो, जब वो स्कूल में एंटर करे, रीच क्लास 3rd, रीचेस क्लास 6th और क्लास 8th। देखिए 8th और 6th और एंटर जब स्कूल करता है तो वो एकदम से नहीं कर पाता है। बी ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब 3rd क्लास तक का जो बच्चा है, ठीक है, 3rd क्लास में पहुंचेगा तो उस एज में निपुण भारत का ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा जो है रीडिंग, राइटिंग और न्यूमेरेसी यानी कुछ एक कैलकुलेशंस जो है वो बच्चे को आनी चाहिए, ठीक है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, FLN की बात कौन करता है, निपुण भारत करता है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए निपुण भारत के बारे में बताया गया है कि इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है जी। निपुण भारत मिशन is to create an enabling environment to ensure the universal acquisition for foundational literacy and numeracy so that every child achieves the desired learning competencies in reading, writing and numeracy। यानी हर एक बच्चे जो है वो पढ़ ले, लिख ले और न्यूमेरेसी यानी कुछ कैलकुलेशन कर ले एंड ऑफ द ग्रेड 3rd क्लास के लास्ट तक। ये कब तक का टारगेट है हमारा, 2026 से 2027 के बीच में हमें ये टारगेट पूरा करना है। एक और क्वेश्चन बनता है आपका, पीएम ई विद्या से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये क्या है, द इनिशिएटिव एम टू प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन, digital learning by providing various e-learning platforms like Diksha and offering e-book and e-content of students across the country। यानी e-विद्या क्या है आपका एक इसका मेन एम क्या है, हमने प्रमोट करनी है ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल लर्निंग की बात करता है। वेरियस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है लाइक दीक्षा है हमारा, और ई बुक्स और ई कंटेंट जो बच्चों को पूरी कंट्री में ये क्या करता है, ऑफर करता है। तो इस तरह से इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। The purpose of assessment as per the National Education Policy 2020 inform on provide, क्या प्रोवाइड करना है, पर्पस इसका असेसमेंट के माध्यम से हमें बताना है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है एनईपी 2020 का, हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स इन एंड आउट द क्लासरूम, यानी क्लास के अंदर एंड क्लास के बाहर हमें बच्चों को किस तरह से सपोर्ट करना है, वो चीज इसमें बताई गई है। विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, ये इसका पर्पस है। कंपैरिजन, देखिए कंपैरिजन तो करना ही नहीं है बच्चों की परफॉर्मेंस के बीच में। द गैप ऑफ डेफिशिएंसी इन स्टूडेंट्स लर्निंग, आइडेंटिफाई वर फेलियर को आइडेंटिफाई करके हमें उसकी डेफिशिएंसी या गैप को हमें फुलफिल नहीं करना है, या इस तरह की चीजें जहां पर फेलियर कंपैरिजन पूछा जाए गलत हो जाता है। मेमोराइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे कितना याद कर सकते हैं, कितना रट सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हमें बच्चों को किस तरह से सपोर्ट करना है कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर, सो ये असेसमेंट का आपका क्या हो जाएगा, पर्पस एक हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिस्क्राइब लैंग्वेज एजुकेशन एंड लैंग्वेज लर्निंग एज, लैंग्वेज एजुकेशन को, ठीक है, भाषा शिक्षा और भाषा सीखने को डैश के रूप में वर्णित करती है एनईपी 2020। लैंग्वेज फॉर ऑल की लैंग्वेज जो है भाषा सभी के लिए एक होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, बहुभाषावाद और भाषा की जो शक्ति है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, मल्टी लैंग्वेज लर्निंग एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज।
सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बहुभाषावाद की बात करता है और भाषा की शक्ति की बात करता है। बेसिकली आपको एक चीज याद रखनी है इसमें कि क्लास 5 तक के बच्चों को हमें मदर टंग में जो उनकी मातृभाषा उसमें शिक्षा दे रही है, तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करें, संस्कृत को हमने एक ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में रखना है, फॉरेन लैंग्वेज करवानी है हमने एक, ठीक है। NEP 2020 proposed to set up a national assessment center, NAC 2020 जो एक सेट किया है, प्रस्ताव रखा है। व्हाट इज द नेम ऑफ NAC, NAC का नाम क्या है, ठीक है, नेशनल असेसमेंट सेंटर। परख, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सो परख किस चीज के लिए स्टैंड करता है, परख स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख बात करता है किस तरह से हमने बच्चों को असेस करना है, ठीक है, किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस असेसमेंट होनी चाहिए, जो परफॉर्मेंस वो देते हैं असेस किस तरह से करना है, रिव्यू कैसे करना है, और एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट में हर एक एरिया में बच्चों की डेवलपमेंट को हमने क्या करना है, असेस करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको परख से पूछा जाता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। परख का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेटिंग नॉर्म स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, सेटिंग क्वेश्चन पेपर एंड ऑर्गेनाइजिंग एग्जाम, सेटिंग क्वेश्चन पेपर फॉर बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, सेटिंग क्वेश्चन पेपर फॉर यूजीसी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, परख का काम क्या, स्कूल लेवल पे हमें किस तरह से बच्चों के नॉलेज को असेस करना, उनकी परफॉर्मेंस को असेस करना, उनके रिव्यू को असेस करना। सो ये सब चीजें आती हैं। तो क्वेश्चन पेपर हमने सेट नहीं करना है, ना ही क्वेश्चन पेपर हमने सेट करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, सेटिंग क्वेश्चन पेपर, ऑर्गेनाइजिंग एग्जाम, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है जी, कि सेटिंग नॉर्म्स, हमने नॉर्म्स को सेट करना है, एक स्टैंडर्ड सेट करना है हमने कि किस तरह से हमने असेस करना है, और गाइडलाइंस किस तरह की होनी चाहिए। तो हर एक बच्चे को मद्देनजर रखते हुए उस तरह की गाइडलाइंस और नॉर्म्स को हमने क्या करना है, सेट करना है। Which of the statement is correct following as per the national education policy, हमने एक स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है। मोनोलिंगुअलिज्म शुड बी प्रैक्टिस्ड एट ऑल लेवल, यानी सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए, कि एक ही लैंग्वेज को फॉलो करना है, ऐसा कुछ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की बात करते हैं, मदर टंग की बात करती है, संस्कृत की बात करती है, फॉरेन लैंग्वेज की बात, तो हमें एक ही लैंग्वेज तक नहीं रहना है। एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन रोट एग्जाम, बच्चे सिर्फ रट के सीख लें, लर्निंग और जिस चीज के लिए वो सीख रहे हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी डिस्करेज, हमें टेक्नोलॉजी को डिस्करेज कर देना चाहिए। यानी आज के टाइम में हम जानते हैं कि वर्चुअल लर्निंग है, ई कंटेंट हमें मिल जाता है, ई बुक्स मिल जाती हैं, ई लाइब्रेरीज हमें मिल जाती हैं, तो हमने डिस्करेज नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट्स टू चूज लर्निंग ट्रेजेक्टरीज देयर ऑन प्रोग्राम्स, यानी हम कह सकते हैं कि बच्चों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्या कर सके, अपने प्रोग्राम्स को चुन सके, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो NEP 2020 में काफ़ी अच्छे रहते हैं, और यहीं से आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये मैं बता दूं, हमारा HPTGT कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। जो इंटरेस्टेड है निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे कुछ और पेड ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, विद डिस्काउंट चल रहे हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो निम्बस करियर ऐप पे जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिया गया है, कोई क्वेरी रहती है तो इससे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डेली के PDFs जो हैं वो आपको इस पे मिल जाएंगे, ठीक है जी। ओके, सो ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगी, और आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलेंगे अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।